इसके जस्ट पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल साइकिल क्या होता है वो देख लिया और हम लोगों ने सेल साइकिल में कौन कौन से फेज़ होते हैं हम लोग उन्होंने उन्हें देख लिया। जी1 फेज़, एस फेज़ और जी2 फेज़ और एक था अपना जी0 फेज़ जिसको हम लोग क्विसेंट फेज़ भी स्टेज भी बोल रहे थे, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं इस लेक्चर्स में और हम लोग बात करते हैं एम फेज़ का। ठीक है, तो इस एम फेज़ को हम लोग माइटोसिस फेज़ भी बोल देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं और होमोटिपिक डिवीजन बोल रहे हैं। ये सब हम लोगों ने बात पिछले लेक्चर्स में ही कर लिया था, तो 5 से 6 मिनट की लेक्चर्स रहती है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। एम फेज़ में हम लोग बेसिकली दो फेज़ सब फेज़ पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का सब फेज़ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग साइटोकाइनेसिस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और एम फेज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अपना प्रोफेज। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और सेंट्रोसोम जो है ये अपोजिट पोल पे लेट प्रोफेज होते होते अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और यहाँ पर अनटेंगल स्टार्ट हो जाता है। अनटेंगल कहने का मतलब हो जाता है यहाँ पे सुलझना। ठीक है, ये होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखो, ये अपना डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग साइकिल का डायग्राम पढ़ेंगे। ये सेल अपना है। यहाँ पर क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे एस्टर बोल दे रहे हैं और इसको हम लोग स्पिंडल बोल रहे हैं। जैसे इसके पीछे जो आपको रे टाइप का स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, इसको हम लोग एस्टल एस्टल रे या फिर एस्टर बोल देते हैं। और उससे जो बियर होता है अपना स्पिंडल जो कि जाकर के अटैच होगा क्रोमोजोम से, उसको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स बोल दे रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं माइटोटिक एपरेटस में कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैच रहता है। तो एस्टर और यही स्पिंडल फाइबर को एक साथ हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, माइटोटिक एपरेटस बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेटाफेज का। तो अर्ली मेटाफेज में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर जो आगे बढ़ रहा था, वहाँ से बियर कर रहा था, वो जा कर के सेंट्रोजोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोजोम जो है सेंटर की तरफ पुश कर दिया जाएगा। सेंटर की तरफ इधर से भी और इधर से भी पुश कर दिया जाएगा। जैसे ही वो वहाँ पे खींचा जाएगा तो वो बीच में अलाइन होना शुरू हो जाएगा। अब लेटर फेज में क्या होगा कि क्रोमोजोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे जाकर के अलाइन हो जाएगा सेंटर में एकदम बिल्कुल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यही स्टेज है एम फेज ही एक ऐसा सब फेज स्टेज है जहाँ कि हम लोग क्रोमोजोम्स का काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे का अपना नेक्स्ट सब फेज एनाफेज, जहाँ की सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपना ये है तो इसका स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाएगा, जहाँ की आपको आपको इस तरह से स्प्लिटिंग होता हुआ आपको दिखेगा, जहाँ की दो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा, स्प्लिट करेगा और दो सिस्टर क्रोमेटिड अपने अपोजिट अपोजिट पोल पे, ठीक है, एक अपना इधर और एक अपना इधर क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना लास्ट फेज कैरियोकाइनेसिस का, वो है अपना टीलोफेज, जहाँ की क्रोमोजोम जो होगा अपने अपोजिट पोल पे जा करके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, ठीक है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ये आपको याद रखना है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, वो आपको यहाँ पर टीलोफेज में वो रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करो, फिर हम लोग अब आगे प्रोसेस देखते हैं। एम फेज का ही दूसरा सब फेज वो है साइटोकाइनेसिस। अभी तक हम लोग देख रहे थे कैरियोकाइनेसिस, जहाँ हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन देख रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एनिमल सेल का अगर बात करें तो यहाँ पर होता है अपना फरो फॉर्मेशन। ठीक है, और प्लांट सेल का बात करें तो यहाँ होता है अपना सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, आप देखो फरो फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये अपना एक सेल है, इसमें क्या होगा कि दोनों साइड से क्या होगा कि ऐसे मतलब कि दबना शुरू हो जाएगा। देखो ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पर इधर से भी दबना और इधर से दोनों तरफ से दबना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये क्या होता है, अटैच हो जाएगा एक साथ और ये अपना सेपरेट सेल और ये अपना सेपरेट डॉटर सेल बन जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन में। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन में इस तरह के फरो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक सेल के बीच में आपको सेल प्लेट फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिडिल लेमला। इसको ही हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, मिडिल लेमला बोल दे रहे हैं। ये क्या होगा कि अपना ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और ये यहाँ से सेपरेट होकर के अपना एक सेपरेट डॉटर सेल और इधर अपना एक सेपरेट डॉटर सेल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम लोग साइटोकाइनेसिस का ही बात कर लिए, जहाँ हम लोग साइटोकाइनेसिस देख रहे थे, जहाँ पर हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हम लोगों ने देखा। अब इसका हम लोग कुछ सिग्निफिकेंस का बात कर लेते हैं माइटोसिस का। यहाँ पर क्या होता है कि जो
डैमेज सेल है उसका रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है, और सेल का मेंटेनेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे से होता है, और सेल का ग्रोथ भी यहाँ पे हमें देखने को अच्छे से मिलता है। और यहाँ बात करें तो इसका एक जो बहुत ही अच्छा इसका खासियत है वो है कि अपना ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का जो भी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस का जो कंटेंट है उस रेशियो को ये अच्छे से मेंटेन कर लेता है, एकदम डिट्टो कॉपी अपने डॉटर सेल में बनाता है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर्स भी काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा इसको बैक करके आप सारे नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, या फिर अपने नोटबुक में इसको लिख लो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने टाइम पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा ये मदद देगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो हम लोग प्रोसेस है वो हम लोग 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 1 लेक्चर में हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को टच करते हुए हम लोग ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए चलेंगे टाइम कम करने के चक्कर में। समय कम रखनी है और लेक्चर्स के सारे कंटेंट को पूरी करनी है, ठीक है, एक भी बिना टॉपिक को छोड़े हुए, क्योंकि आपका जो मेन चीज़ है वो है समय को बचाते हुए अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा समय को इन्वेस्ट करना। तो आप अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे समय को ज़्यादा इन्वेस्ट करो। लेक्चर्स आप जितना शॉर्ट में रिवीजन हो सके और कंप्लीट डिटेल के साथ। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट के चक्कर में आप कोई टॉपिक ही छोड़ करके आप आगे बढ़ जाओ, फिर वो भी पढ़ाई कोई काम का आपका नहीं रह जाएगा। तो हर चीज़ को पढ़ते हुए आप क्या करो, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ध्यान से किया करो। वहाँ पर और भी ऐसा ऐसा होता है कि क्वेश्चंस का आपको पैटर्न समझ में आता है और क्वेश्चंस के पूछने का तरीका भी वहाँ पे समझ में आता है। तो आप इस तरह से फॉलो करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपका स्टडी बेटर से अल्ट्रा बेटर पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बाय बाय।